ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में गवाह ने मुंबई पुलिस के सामने किए कई खुलासे। कहा आर्यन खान को ड्रग्स मामले में पैसा कमाने के लिए फंसाया गया। जी हम बात करें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह विजय पगारे ने 4 नवंबर को मुंबई पुलिस की विशेष जांच टीम SIT के साथ अपना बयान दर्ज कराया। गवाह विजय पगारे ने दावा किया कि 2 अक्टूबर को क्रूज जहाज पर छापेमारी पूर्व नियोजित थी और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कुछ लोगों ने पैसा कमाने के लिए फंसाया था। गवाह विजय पगारे ने कहा कि आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाने के लिए पहले से ही साजिश की गई थी और प्लानिंग के तहत आर्यन खान को मुंबई क्रूज पर लाया गया था, जिसके बाद NCB की छापेमारी कराई गई और साजिश के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। विजय पगारे ने दावा किया कि वे पिछले कुछ महीनों से सुनील पाटिल के साथ रह रहे थे ताकि उन पर बकाया धन की वसूली की जा सके। इसी दौरान आर्यन खान की कथित जबरन वसूली और फंसाने का मामला सामने आया था। सुनील पाटिल का नाम शनिवार को मामले के लिए प्रासंगिक हो गया और जब महाराष्ट्र भाजपा नेता मोहित कंबोज ने दावा किया कि सुनील पाटिल इस मामले में मास्टरमाइंड हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी नेता मोहित कंबोज के मुताबिक सुनील पाटिल NCP नेताओं के करीबी हैं। जबरन वसूली के आरोपों के जांच के दौरान उसका नाम सामने आया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में PM नरेंद्र मोदी बोले, जनता के भरोसे का सेतु बने कार्यकर्ता, भाजपा किसी परिवार तक सिमटी पार्टी नहीं। जी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से पार्टी और सामान्य जन के बीच भरोसे का सेतु बनाने का आह्वान किया। सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना से कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बदौलत चुनावों में भाजपा को मिल रहे जनता के समर्थन का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का भरोसा जताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और श्रम व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा किसी परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई पार्टी नहीं है, बल्कि सेवा, संकल्प और समर्पण के साथ जनता की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इस सिलसिले में उन्होंने कोरोना संकट के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के बीच किए गए कार्यों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के मंत्र के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा में लगे थे। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा को मिल रही चुनावी सफलताओं का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि उनकी बदौलत पार्टी जनता का भरोसा जीतने में सफल रही। फरवरी में विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहे राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों द्वारा विकास और जनसेवा से जुड़े कार्यों के बारे में दिए गए प्रेजेंटेशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में जनता का समर्थन मिलने का भरोसा जताया। और इसी तरह का प्रेजेंटेशन पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने भी दिया। सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास को मायावती ने बताया भाजपा का जुमला। पूछा कैसे करें विश्वास। जी हम बात करेंगे 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अब कुछ ही महीनों का समय शेष बचा हुआ है। तो वहीं चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ने लगा है और नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इसी क्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी BSP सुप्रीमो और यूपी की पूर्व CM मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। BSP सुप्रीमो मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि भाजपा का ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास आदि को लोग जुमला न मानकर इस पर कैसे विश्वास करें, जब देश के किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर लंबे समय से तीव्र आंदोलित एवं आक्रोशित भी हैं। मायावती ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने 3 साल में पहली बार उत्पाद कर थोड़ा घटाकर लोगों को इस बार दिवाली पर कुछ राहत का तोहफा दिया है। उसी प्रकार दिवाली के बाद ही सही यदि तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेकर केंद्र सरकार देश के किसानों को भी दिवाली का तोहफा दे देती है तो यह बेहतर ही होगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या
राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा जब जेल जाएंगे बीजेपी के नेता तो कोई रोने वाला नहीं होगा। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी को बाहरी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के बाहरी लोग यहां आकर धमकी देते हैं कि मैं उसको जेल में डालूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जेल के मालिक बन गए हैं या फिर जेल की चाबी आपके पास है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि अब उसका नंबर है, आपका भी नंबर आएगा। नंबर सबका आएगा, जब आपका नंबर आएगा तब आपके लिए रोने वाला कोई नहीं होगा। जी आपको बता दें कि संजय राउत की इस बड़ी प्रतिक्रिया बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पर पलटवार के रूप में देखी जा रही है। हालांकि संजय राउत ने किसी का नाम नहीं लिया है। दरअसल किरीट सोमैया ने अनिल देशमुख के गिरफ्तारी के बाद कहा था कि ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है और अब देखना उनका बेटा, दामाद और दूसरे नेताओं का नंबर आएगा जिनके पास वसूली का पैसा जाता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 1 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी और करीब 12 घंटे तक उनसे पहले तो ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई थी और उसके बाद सीबीआई के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को अनिल देशमुख की पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेशी हुई थी, जहां उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने का आदेश देने के आरोप लगे हैं। सुल्तानपुर दौरे के दौरान मेनका गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बाद रसोई गैस के दाम कम करे केंद्र। जी हां, आपको बता दें कि क्षेत्र अपने दौरे के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाने के फैसले का स्वागत किया और साथ ही उन्होंने रसोई गैस के दाम पर भी कम किए जाने की मांग की है। रसोई गैस की कीमतों में कमी होने से मध्यम वर्गीय परिवारों को थोड़ी राहत मिलेगी। ये बातें मेनका गांधी ने शनिवार को इसौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चौपाल में कही। मेनका गांधी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी के दाम कम करने से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन अब मोदी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर, रसोई गैस की कीमत भी कम हो जाए। मेनका गांधी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर अब एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, जिसके बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी वैट की कीमतें कम कर दी हैं। इससे आम जनता को सीधे फायदा मिला है। नवाब मलिक का दावा, कहा आर्यन की हुई किडनैपिंग, फिरौती में वानखेड़े कंपोज है पार्टनर। शेयर किया ऑडियो टेप। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर हमला किया है। नवाब मलिक ने आर्यन खान, क्रूज, ड्रग्स और समीर वानखेड़े को लेकर कई दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े अपनी प्राइवेट टीम के जरिए फेक रेड कर रहे हैं और जबरन पैसा वसूल रहे हैं। आर्यन खान की किडनैपिंग हुई और फिरौती मांगी गई। नवाब मलिक ने संवाददाताओं से बात करने से ठीक पहले ट्विटर पर बड़ा बम फोड़ते हुए सैनविल, स्टैनली डिसूजा और एनसीबी अधिकारी के बीच हुई फोन पर बातचीत का ऑडियो जारी किया। जी आपको बता दें कि नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि मोहित कंबोज पर 1100 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का आरोप था। कंबोज पहले कांग्रेस नेताओं के पीछे था, लेकिन बाद में सरकार बदलने के बाद वो बीजेपी का करीबी बन गया। बता दें कि शनिवार को भाजपा नेता मोहित कंबोज ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने बेटे आर्यन से जुड़े केस के इर्द गिर्द फर्जी कहानी बनाई जा रही है। कंबोज ने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र के कुछ मंत्री शाहरुख खान से धन उगाही की कोशिश कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने दावा किया कि कोर्ट की सुनवाई में बार-बार ये बात सामने आई कि आर्यन खान खुद टिकट लेकर क्रूज पर नहीं गए थे, उन्हें वहां आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाबा द्वारा ले जाया गया। ये पूरा मामला किडनैपिंग और फिरौती का है। मोहित कंबोज के साले द्वारा जाल बिछाया गया, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ रुपए फिरौती का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ रुपए में हुई और 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। राकेश टिकैत बोले, आंदोलन में 750 किसान मारे गए, मोदी सरकार ने नहीं किया शोक व्यक्त। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। किसान नेता टिकैत के मुताबिक कृषि आंदोलन में करीब
करीब 750 किसानों की मौत हुई, पर केंद्र ने शोक व्यक्त नहीं किया। 2 दिन पहले किसानों आंदोलन के जारी रहने पर राकेश टिकैत ने कहा था कि जब सरकार 5 साल तक चल सकती है तो किसान भी अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं अब रविवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए टिकैत ने कहा कि कृषि आंदोलन में लगभग 750 अन्नदाताओं की मौत हो चुकी है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई शोक व्यक्त नहीं किया गया। जी आपको बता दें कि बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने अपने बयान में कहा कि कृषि आंदोलन में लगभग 750 किसान मारे गए, भारत सरकार की ओर से कोई शोक नहीं किया गया। देश के किसानों को लगता है कि शायद पीएम मोदी किसान पीएम नहीं है और उन्हें किसानों को देश से अलग समझते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने किसानों और संगठन के नेताओं के साथ आंदोलन स्थल पर ही मारे गए किसानों और जवानों को याद करते हुए दिवाली मनाई थी। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को लेकर देश भर में टिकैत महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं और साथ ही आंदोलन को लेकर किसानों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और वहीं इन दिनों राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी सरकार के खिलाफ लगातार निशाना साध रहे हैं। 3 दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में नहीं हो रहा सुधार, तत्काल बैठक बुलाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा। जी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के लोगों ने रविवार को तीसरे दिन भी जहरीली हवा में ही सांस ली। फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर सभी जगहों का एयर इंडेक्स 400 के पार ही दर्ज हुआ। हालांकि तेज हवा के असर से इससे कुछ अंकों की कमी दर्ज की गई। और इस बीच दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी रविवार को सीजन की सर्वाधिक 48% तक जा पहुंची। जी आपको बता दें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखे और पराली दोनों ने मिलकर हवा की स्थिति को खतरनाक बनाया। पटाखे का प्रदूषण कम हो जाएगा, लेकिन पराली जलने की घटनाएं जब तक नहीं रुकती हैं तब तक प्रदूषण का खतरा बना रहेगा। हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की चिट्ठी लिखकर तत्काल एक बैठक बुलाने को कहेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार रविवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 428 रहा। शनिवार को 437 के मुकाबले ये 5 अंक कम था। फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 372, गाजियाबाद का 455, ग्रेटर नोएडा का 365, गुरुग्राम का 419 और नोएडा का 446 दर्ज किया गया। शनिवार के मुकाबले एनसीआर के इन सभी शहरों के एयर इंडेक्स में भी कुछ अंकों की गिरावट देखने को मिली। फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा का एयर इंडेक्स बहुत खराब, जबकि अन्य जगहों का गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड हुआ। हरियाणा का जिंद देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, वहीं का AQI 463 दर्ज किया गया। बीजेपी नेताओं को तेलंगाना सीएम की चेतावनी, कहा फालतू टिप्पणी की तो काट देंगे जुबान। जी हम बात कर रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा। साथ ही तेलंगाना के बीजेपी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई उन पर फालतू की टिप्पणी करेगा तो वो उसकी जुबान काट देंगे। इसके अलावा सीएम ने अरुणाचल प्रदेश में हुई चीनी सेना की घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया। हैदराबाद के मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर झूठ बोला है। कच्चे तेल की कीमतें 2014 में 105 अमेरिकी डॉलर थी और अब वो 83 अमेरिकी डॉलर है, लेकिन बीजेपी ने जनता से झूठ बोला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। नए कृषि कानूनों पर उन्होंने कहा कि हम उन किसानों का समर्थन करेंगे जो तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि पिछले 7 सालों में बीजेपी ने क्या किया है। भारत की जीडीपी बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम है। इसके अलावा केंद्र ने बेवजह टैक्स बढ़ाए। अगर आप बीजेपी नेता हम पर अनावश्यक टिप्पणी करते हैं तो हम आपकी जुबान काट देंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन हम पर हमला कर रहा है, लेकिन केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की। इसके बाद यूपी समेत कई राज्यों ने भी दाम घटा दिए, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अपने स्तर पर कोई कटौती नहीं की। इसके पीछे वो बजट गड़बड़ हो जाने का हवाला दे रहे हैं। नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ने ठोका 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मानहानि केस। जी हां, आपको बता दें कि नए दावे सामने आ रहे हैं। एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े समेत कई लोगों पर उगाही का आरोप लगाया और अब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। ज्ञानदेव ने मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। गौरतलब है कि नवाब मलिक
लगातार समीर वानखेड़े पर कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। रविवार को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने दावा किया कि आर्यन खान को किडनैप किया गया और फिरौती मांगी गई। इस काम में समीर वानखेड़े और मोहित कंबोज की मिलीभगत थी। इस बीच समीर वानखेड़े को भी क्रूड ड्रग्स मामले की जांच से हटा दिया गया और उनके खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। ज्ञानदेव वानखेड़े लगातार अपने बेटे को ईमानदार ऑफिसर बताते हुए नवाब मलिक के आरोपों के बाद उन्होंने एनसीपी नेता पर केस दर्ज कर दिया है। जी आपको बता दें कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ 1 करोड़ 25 लाख का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ज्ञानदेव ने अपनी याचिका में कहा है कि मलिक के आरोपों से उनका चरित्र और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। पिछले सप्ताह समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी एनसीपी नेता नवाब मलिक पर सियासी बदला लेने का आरोप लगाया था। यास्मीन ने कहा था कि नवाब मलिक मेरे परिवार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी स्टॉक करना शुरू कर दिया है। वे गैर कानूनी तरीके से फोटो हासिल करने की हद तक पहुंच गए हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए खनन कार्यकर्ता पुती गांवकर चुनावों में सीएम प्रमोद सावंत को देंगे सीधी टक्कर। जी हम बात करें कि गोवा में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ऐसे लोगों को सामने लाना चाहती है जिन्होंने जनहित के मुद्दों को उठाकर स्थानीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल की है। उन्हीं में से एक खनन कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन नेता पुती गांवकर, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। और ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पुती गांवकर को विधानसभा चुनावों में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ सांकेलिम निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारेगी। पुती गांवकर गोवा माइनिंग पीपल्स फ्रंट के प्रमुख हैं और खनन क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आवाज हैं। संजय सिंह ने कहा कि मोदी योगी के फरमान से नहीं, देश संविधान से चलेगा। जी हम बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व से हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को जो बांटने की कोशिश करेगा, हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, हिंदुस्तान को जो जाति और धर्म के नाम पर जो तोड़ने की कोशिश करेगा, हम सब एकजुट होकर उससे लड़ने का काम करेंगे। ये देश न मोदी के फरमान से चलेगा न योगी के फरमान से, देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये बातें आप सांसद संजय सिंह ने रविवार को प्रयागराज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कही हैं। आपके प्रदेश प्रभारी ने संक्षिप्त संबोधन में भाजपा पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से चलेगा। वो विचार है अखंड भारत। इसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, स्वर्ण, बौद्ध, ईसाई, आदिवासी सभी हैं। हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश चाहते हैं। संजय सिंह ने कहा कि जाति विशेष को मंदिर में प्रवेश से रोकने जैसी विचारधारा से देश क्या धर्म भी आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म को आगे बढ़ाना है तो समावेशी होकर चलना पड़ेगा। चेन्नई में अगले 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, 4 जिलों में स्कूल रहेंगे बंद। जी हम बात करें कि तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में हो रही लगातार तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में तेजी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और भारी बारिश के बाद सरकार ने चेन्नई समेत अन्य 3 जिलों में 2 दिनों तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। चेन्नई और इससे सटे कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू में भारी बारिश हुई है और चेन्नई में शनिवार रात भर हुई बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम एमके स्टालिन ने राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। चेन्नई में बारिश ने कैसी आफत बरसाई है, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शनिवार को हुई बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया। मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश की चेतावनी के बाद चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।